हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल स्टेप अप गवर्नमेंट। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो जैसे कि आपको पता है, हमारी सीरीज़ चली हुई है एसएससी के लिए पॉलिटी की। तो लेट्स कंटिन्यू अवर सीरीज़। हम अपनी सीरीज़ में अभी पढ़ रहे हैं अपना फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हमने अपने फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 22 तक अपने पूरे कर लिए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार अपने पुराने फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो हमने पुराने वीडियोस में किए हुए हैं, उन्हें कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स कितने से कितने तक हैं? आर्टिकल 12 टू 35। हमने आर्टिकल 12 में देखा कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट किसे कहते हैं, उसमें जो बताया गया है। उसके बाद हमने आर्टिकल 13 में देखा कि अब तक तो हम जानते थे कि लॉ किसे कहते हैं, कि उसमें हमने पाया कि लॉ किसे नहीं कहते, व्हाट इज़ नॉट लॉ। इसके बाद हमने देखा आर्टिकल 14 हमने उसमें पढ़ा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ यूके वर्जन एंड यूएसए वर्जन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके बाद हमने आर्टिकल 15 में हमने जाना कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सर्टन ग्राउंड्स। वो ग्राउंड कौन कौन से थे? रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसके बाद आर्टिकल 16 में हमने बात की थी इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। उसमें भी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सर्टन ग्राउंड्स। उसमें भी ग्राउंड्स थे, कौन कौन से थे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड रेजिडेंस। इसके बाद हमने बात की आर्टिकल 17 में आपको पढ़ाया था कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसके बाद हमने बात की थी आर्टिकल 18, जिसमें हमने बात की एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इसके बाद हमने राइट टू फ्रीडम पढ़े, ये थे हमारे राइट टू इक्वालिटी के। इसके बाद राइट टू फ्रीडम में हमने आर्टिकल 19 की बात की। आर्टिकल 19 में हमने आर्टिकल 19 वन के ए बी सी डी ई एफ एंड जी के बारे में पढ़ा। एफ के बारे में पढ़ा था। एफ हमारा था जो वो रिपील कर दिया गया था। वो रिपील क्यों कब किया गया था? अमेंडमेंट एक्ट 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। तो उसमें हमने कौन कौन से छह फंडामेंटल राइट्स पढ़े। सबसे पहले उसमें जो 6 फंडामेंटल राइट्स थे, पहला था राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभी अभी बात चली हुई है कि अभी आपने रिसेंट में न्यूज़ सुनी होगी कि हमारी गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया के कुछ ऐप्स को वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने अपनी वो जो वार्निंग उन्होंने गाइडलाइंस इशू किए थे 25 फेब को, उन्होंने अगर फॉलो नहीं किया तो विद इन 2 डेज वो सारे ऐप्स बैन कर दिए जाएंगे। तो अभी अभी व्हाट्सअप है, जो व्हाट्सअप ने हमारी गवर्नमेंट पर केस किया है कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप किसी की प्राइवेसी आर्टिकल 21 की जरिए किसी की प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी को आप छीन रहे हो, कि हम कैसे उनकी प्राइवेसी को कैसे लोगों में शेयर कर सकते हैं। तो ये हमें रिलेट करना है कि अभी केस में अभी जो भी रिसेंट में केसेस चले हुए हैं उनके साथ में, कि हमारे कौन से फंडामेंटल राइट ब्रीच हुए जिसकी वजह से उन्होंने केस किया है। ये थे हमारे आर्टिकल 19 का एक। इसके बाद दूसरा है फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड तीसरा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद चौथा है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, पांचवा है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड छठवां है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। इसके बाद हमने बात की आर्टिकल 20 था जो कन्वेक्शन ऑफ लॉज के बारे में था, जिसमें हमने 3 चीज़ पढ़ी थी: एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसके बाद हमने आर्टिकल 21 यानी कि पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, उसके बारे में पढ़ा था। इसके बाद आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन एंड आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह उनके बारे में पढ़ा था, डिटेंशन के लिए। तो ये था हमारा कुछ समरी जो हमने लास्ट की क्लासेस में पढ़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं आज के हमारे जो है आज के आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 एंड 24 बिलोंग करते हैं हमारी फंडामेंटल राइट्स की पार्ट 4, यानी कि हमारे जो सीरीज चली हुई है फंडामेंटल राइट की, उसमें हमने वीडियोज़ को तोड़ के बनाया था, जिसमें हमने 3 वीडियोज़ पहले बना चुके हैं। ये हमारी आज चौथी वीडियो है। इसमें हमने फंडामेंटल राइट्स 23 एंड 24,
25 to 28 ये डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 23 एंड 24 बिलोंग्स विच क्लासिफिकेशन, अगर आपने पुरानी वीडियोस ली होंगी तो उसमें हमने क्लासिफिकेशन कराई थी। ये पढ़ते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। These articles varies from 23 and 24. There are only two articles. So let's talk about Article 23. अगर आप एम लक्ष्मीकांत की बुक या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बुक देखोगे तो उसमें इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रोहिबिशन इन ट्रैफिक, प्रोहिबिशन इन ट्रैफिक in human and forced labor। ह्यूमन बीइंग्स। तो ये आर्टिकल्स 23 में लिखा हुआ है कि जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि जो लोगों को उठा के या फिर किसी को बेचना खरीदना, ये सारा कुछ बैन है इस आर्टिकल के जरिए। और दूसरा है इसमें फोर्स्ड लेबर, जो इसमें फोर्स्ड लेबर भी बैन है कि आप किसी से फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकते। इसके बाद ये जो आर्टिकल है वो ना सिर्फ स्टेट के लिए, ये आर्टिकल 23 के जरिए हम स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं कि आप ये सब नहीं फॉलो कर सकते। और ये ऑल्सो दिस इज अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल्स, हम इंडिविजुअल्स को भी मना करते हैं। वो कैसे? पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बनाए हुए हैं जिससे कि इंडिविजुअल्स को भी अलाउ नहीं है कि आप किसी भी ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग करो या फिर फोर्स्ड लेबर करो। तो अभी इसमें कुछ वर्ड्स हैं, हम उनको समझते हैं। पहला वर्ड है बेगार। बेगार से आप लोग क्या समझते हो? बेगार का मतलब है कि आपने किसी भी व्यक्ति से काम करा लिया, उसे काम के बदले पैसे नहीं दिए, या फिर काम कराया और जितने उसके पैसे बनने थे उससे बहुत ही ज़्यादा कम उसे पैसे दे दिए और कह दिया कि आप जाओ, आपका काम पूरा हुआ। तो ये आर्टिकल इस बेगार को भी प्रोहिबिट करता है कि ये हमारे इंडिया में पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पे बेगारी में किसी लोगों से काम करवाओ। इसके बाद दूसरा आता है इमोरल ट्रैफिकिंग। कि किसी की भी आप किसी भी जो इमोरल ट्रैफिकिंग है किसी बच्चे की या किसी लेडीज की, आप वो भी नहीं कर सकते हो। इसमें इसे रोकने के लिए इमोरल ट्रैफिकिंग प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया और इसको बेगार को रोकने के लिए इसमें इसके भी एक्ट्स लाए गए। इसके बाद हम बात करते हैं कि अभी आप लोग कहोगे कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस नहीं है क्या? इसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एक वॉलेंट्री सर्विसेज हैं, वॉलेंट्री सर्विसेज। जैसे हमारे देश में वॉर स्टार्ट हो गई, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में स्पष्ट लिखा हुआ है। जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के 4th में डी में सॉरी उसमें लिखा हुआ है कि अगर नेशन को कभी भी ज़रूरत पड़ी हमारे लोगों की, कि जैसे कोई वॉर स्टार्ट हुआ है उसमें उन्हें जाना पड़ेगा, अगर वहाँ पर गए तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे उन्हें उनकी जो भी जॉब का पैसा मिले, यह वहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है अगर देश को आपकी ज़रूरत पड़े आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा और अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। अब जैसे कि एक और लेते हैं हम पुलिस के लिए। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया और उसे कोर्ट में ले जाया गया। कोर्ट में उसे सजा दी गई बामुसद्दत कैद की, जैसे कि इंग्लिश में जिसे कहते हैं रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट, उसे वो सजा दी गई। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि आपको जेल में जाके काम करना पड़ेगा। आपको ये सजा 2 तरीके के होते हैं। एक तो होती है कि आपको सिर्फ जेल में ले जाया गया और वहाँ पे रखा जाएगा, दूसरी होती है कि आपको ले जाएंगे और वहाँ पे काम करवाएंगे। तो ये है इसमें। अब आप लोग बताओ कि सरकार उनको पैसे देगी या नहीं देगी? तो सिंपल सी बात है, इसमें
जो इन्हें बामुश्कत की सजा यानी रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट दी है, उसमें सीधा सीधा इस आर्टिकल 23 के जरिए उन्हें उन लोगों को उनको सैलरी देनी पड़ती है, जिससे वो अपना काम वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आम लोगों के लिए ये कि ये उनको फॉलो करना पड़ेगा या फिर किसी गवर्नमेंट को नहीं करना पड़ेगा, ये सभी के लिए है। अगर ये पुलिस को किसी व्यक्ति अरेस्ट किया है तो उसको भी उन्हें उनकी सैलरी देनी पड़ेगी। ये था आर्टिकल 23 का। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डियस यानी इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा, कि आप उन्हें किसी भी हजार्डियस फैक्ट्री या फिर किसी हजार्डियस काम से नहीं करा सकते हो। प्रोहिबिट चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। आप किसी भी बच्चे को यानी कि कोई भी बच्चा है, आप उन्हें किसी हजार्डस काम में कोई काम नहीं करा सकते हो। ये था हमारे इस आर्टिकल 24 में। इसमें हम जानते हैं, थोड़ा सीक्वेंस से पढ़ते हैं। जैसे कोई बच्चा है वो ब्रिटिश टाइम में और CLPR, इसके बाद जो अभी रिसेंट टाइम है वो हम पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चे थे उस टाइम पे जो एज थी बच्चों की कि ये हजार्डस जगहों पे काम नहीं कर सकते, वो क्या थी? वो थी ब्रिटिश टाइम पे 15 कि 15 साल तक के बच्चे किसी भी हजार्डस फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते। लेकिन इस एज को बाद में आके CLPR एक्ट के जरिए 14 किया गया कि 14 ईयर्स तक के बच्चे को हजार्डस वर्क करना अलाउड नहीं है। इसके बाद अभी हमारे इंडिया में लॉ बना तो देते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि लॉ में लिखना क्या होता है। इसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, टाइम चेंज होगा, तो अभी 2012 के अमेंडमेंट में इसमें अमेंडमेंट की गई और उसमें RTI के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत 2009 में कहा गया कि हमारे यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर फैमिली ओन वर्क्स में काम करते हैं, जिससे कि आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि आपने उन्हें फोर्स लेबर कराया, बेकार कराया या फिर कुछ ऐसा कि आप उन्हें पैसे नहीं दे रहे। ये होता है फैमिली ओन बिजनेस इनके। तो हमारे आधे से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे काम करते हैं, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि राइट टू एजुकेशन 2009 के जरिए कि हाँ आप बच्चों से काम करा सकते हो, लेकिन जो उनके प्राइमरी एजुकेशन टाइम है उसके बाद ही आप इनसे अपने फैमिली ओन बिजनेस में काम कर सकते हैं ये बच्चे। यानी कि आप अपने स्कूल से पढ़ के आए हो, स्कूल पीरियड का जो भी आपका टाइम होगा उसे छोड़ के उसके बाद जो टाइम होगा आप उसमें उनसे काम करा सकते हो। ये था हमारे कुछ इसमें। जैसे कि अभी आप लोग कहोगे कि ये फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में जो बच्चे होते हैं वो काम करते हैं, वो इस फोर्स लेबर या बेकार में नहीं आते, वो इसके एक्सेप्शंस हैं। ये है हमारे आर्टिकल 24 जिसमें कहा गया था, बताया गया कि प्रोविजन ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड हजार्डस वर्क्स। इसके बाद ये हमारे कल्चर यानी कि ये हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्लासिफिकेशन का खत्म होता है। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 25 जो बिलोंग करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये बिलोंग करते हैं आर्टिकल 25 टू 28। हम अभी बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर रिलीजन की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे सीधा सिंपल वर्ड एक सेक्युलर भी डाल सकते थे कि यहाँ पे इसकी जगह फ्रीडम ऑफ सेक्युलर कर देते या फिर कुछ ऐसा, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमने लिखा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको प्रीएम्बल की क्लास में बताया था सेक्युलर वर्ड की डेफिनेशन कि हमारे इंडिया में और वेस्ट में क्या है। हमारे इंडिया में बताया था कि मैंने कि हमारे इंडिया में
स्टेट और रिलीजन बिल्कुल अलग अलग सेपरेट एंटिटी नहीं है। अगर रिलीजन कोई भी कदम उठाता है और वो किसी भी पब्लिक ऑर्डर या फिर किसी हेल्थ वगैरह को अफेक्ट करता है तो गवर्नमेंट उसमें जरूर हस्तक्षेप करेगी, इंटरवीन करेगी। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है इसका फॉर्मूला कि जो भी स्टेट और रिलीजन है उसके बीच बिल्कुल सेपरेट होगा कि अपना जो रिलीजन है वो अपने खुद देख ले कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। उन्हें चर्च से कोई मतलब नहीं है कि वो किससे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे कुछ माइनर सा डिफरेंस सेक्युलर का। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25, in article 25 mention is that freedom of conscience, freedom of conscience, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस में इसमें 3 वर्ड मेंशन है। वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं? प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपेगेट। प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट। यह एक इंडिविजुअल के लिए भी है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है एंड प्रोपेगेट कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को फोर्स्ड यानी कि जबरदस्ती किसी का रिलीजन चेंज कराते हुए मिला तो उसे सजा होगी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं कि आप किसी व्यक्ति को फोर्सफुली आप दूसरे के रिलीजन में कन्वर्ट करो। यहाँ पे आपको फुल फ्रीडम है कि आप किसी भी प्रैक्टिस को, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर लो, उन्हें प्रोफेस करो, उन्हें प्रोपेगेट करो, कुछ भी करो। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या क्या है कि वो किसी पब्लिक ऑर्डर को ब्रीच ना करे, कि वो किसी पब्लिक ऑर्डर को ब्रीच ना करे, माइनॉरिटीज के राइट्स को ब्रीच ना करे, वो किसी की हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करे, वो एनी अदर प्रोविजंस जो आर्टिकल यानी कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है उनको ब्रीच ना करे। ये है हमारे 4 इसके एक्सेप्शंस। इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 26 की तरफ। आर्टिकल 26 में हमारा क्या लिखा हुआ है? राइट्स। आर्टिकल 26 में है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस डोमिनेशंस, रिलीजियस अफेयर्स एंड रिलीजियस डोमिनेशंस। कि अगर आपका कोई भी रिलीजियस अफेयर्स है आप उन्हें फॉलो कर सकते हो, आपके कोई भी रिलीजियस डोमिनेशंस हैं आप उन्हें अपना रेगुलर कर सकते हो। तो इसमें रिलीजियस अफेयर्स या डोमिनेशन से क्या समझते हो? जैसे कि आप ले लो आर्य समाज को। आर्य समाज के अपने ही कुछ उनके रीति रिवाज हैं, उनके अपने ही कुछ अलग से जो भी होगा उनका वो सारा कुछ खुद देखेंगे। तो आप उन्हें मैनेज कर सकते हो, वो आपके अफेयर्स हैं कि आप अपने रिलीजियस एंटिटीज या फिर किसी भी रिलीजियस डोमिनेशन को आप अपने तरीके से चला सकते हो कि आपको उसमें क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन इसमें आपको जैसे कि उसमें एक्सेप्शंस मैंने बताए थे 4, वो कौन कौन से थे? पहला था पब्लिक ऑर्डर, दूसरा था हेल्थ एंड तीसरा जो था उसमें वो था माइनॉरिटीज के राइट्स को अफेक्ट ना करे, यानी कि माइनॉरिटी। जो चौथा था वो था पार्ट 3, यानी कि जो पार्ट 3 में है ये उसे अफेक्ट ना करे, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। तो इसमें ये 4th एक्सेप्शन नहीं है। आप एक बार देखेंगे जरा तो आपको पता चलेगा, इसमें सिर्फ 3 एक्सेप्शंस हैं, चौथी नहीं है। तो इस वजह से आपने सुना होगा सबरीमाला टेम्पल केस वाला। तो इसमें इसी पर बहस होती है कि ये सबरीमाला टेम्पल आर्टिकल 25 से बिलोंग करता है या फिर आर्टिकल 26 से, क्योंकि इसमें ये बताया गया है
इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 आर्टिकल 27 में मेंशन है कि नॉट पे एनी टैक्सेस फॉर फेवरिंग एनी रिलीजन, कि नॉट पे एनी टैक्सेस फॉर फेवरिंग एनी रिलीजन। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा मुगलों के टाइम पे एक जजिया टैक्स होता था। जजिया टैक्स यानी कि नॉन मुस्लिम्स को अगर कोई भी चीज करनी है तो उन्हें जजिया टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पे रहना है तो जजिया टैक्स देना पड़ेगा। ये था मुगलों के जमाने के बाद। अभी ये मॉडर्न जमाना है, इंडिया इंडिपेंडेंट है, इंडिया के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें इसमें मेंशन किया गया है कि अगर आपसे कहीं भी टैक्स मांगा जाए तो वो आर्टिकल यानी कि 28 और फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच होगा। आप ये नहीं कर सकते, आप किसी व्यक्ति से कहो कि आपको टैक्स लगेगा, आप अगर कहीं इस मंदिर में या मस्जिद में किसी भी रिलीजियस डोमिनेशन में आप जाओगे तो अभी लोग कंफ्यूज कर लेते हैं। जैसे कि कभी कभी किसी भी रिलीजियस प्लेस पे फी ली जाती है, 10 रुपये 5 रुपये जो भी होगा उनका, 100 रुपये, वो एक फी के जरिए उनसे लेते हैं कि आपको ये फी देनी पड़ेगी, कि ये 100 रुपये आपको फी दोगे तो ये आप इसमें अंदर जाओगे। ये आप कंफ्यूज मत हो जाना फी और टैक्स से, इन दोनों में डिफरेंस है। टैक्स एक ऐसा होता है कि आपको जबरदस्ती देना पड़ता है, लेकिन ये जो फी होती है दिस इज नॉट कंपल्सरी कि आप दोगे तभी आप इसमें अंदर जाओगे। ये फी आपको एक अच्छे काम के लिए यूज कर सकते हैं वो लोग, जैसे कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हो, कोई भी काम करवाना हो, जो रुका हुआ काम है उसे आगे बढ़वाना हो, वो इस फी के जरिए उसे करवा सकते हैं। तो आप इसमें ना कंफ्यूज मत होना टैक्स एंड फी में कि क्या क्या होता है इसमें। तो ये था हमारा आर्टिकल 27 कि नॉट पे एनी टैक्सेस फॉर फेवरिंग एनी रिलीजन। इसके बाद हमारा लास्ट आर्टिकल्स यानी कि आज की वीडियो का और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का, सॉरी राइट टू रिलीजन का, आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, कि आपको आज़ादी है, कि आपको फ्रीडम फ्रॉम आज़ादी है कि आप किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करें या ना करें। यू आर फ्री फ्रॉम अटेंडिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपको जैसे कहा गया कि अगर आपको इस स्कूल में आना है तो आपको सबसे पहले गायत्री मंत्र पढ़ना पड़ेगा, या फिर आपको कुछ ऐसी चीज करनी पड़ेगी जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से मैच करती हो। तो वो अगर ऐसा कुछ होता है तो आर्टिकल 28 ब्रीच होता है। अभी मैं आपको एक केस बताता हूँ। जैसे कि अभी रिसेंट में यानी कि 2014 के आसपास जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने कहा था कि हर एक स्कूल में सूर्य नमस्कार इज कंपलसरी। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे आवाज उठाई कि ये आर्टिकल 28 का ब्रीच है। आप किसी भी लोगों को, कहीं भी लोगों को फोर्स नहीं कर सकते कि वो जबरदस्ती सूर्य नमस्कार को स्कूल में फॉलो करें। तब उन्होंने अपने क्लैरिफिकेशन में कहा ये किसी पर्टिकुलर रिलीजियस के लेके हमने ये नहीं कहा कि आपको सूर्य नमस्कार करना है, ये एक तरीके की एक्सरसाइज या वर्ल्ड योगा डे के जरिए हमने कहा है कि आप सूर्य नमस्कार सभी स्कूलों में कंपलसरी हो। तो ये था इसका कुछ केस। इसके बाद हम देखते हैं इसकी पूरी डेफिनेशन है राइट फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद जैसे कि कोई भी एजुकेशनल है वहां पे 3 कंडीशन हो जाती है। जैसे कि सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सबसे पहली कंडीशन है कि जहां पे
स्टेट ऑन पब्लिक स्कूल्स या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसे पूरी तरह स्टेट ऑन करती है, तो उसमें आप ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते। देयर इज नॉट अलाउड टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ सच रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद सेकंड आता है कि कहीं पे गवर्नमेंट की जो भी वो प्राइवेट एंटिटी है वो शुरू की है किसी पर्टिकुलर यानी प्राइवेट प्लेयर ने, लेकिन उसमें जो डोनेशंस हैं या फिर गवर्नमेंट के जो भी ग्रांट्स एंड एड्स हैं वो दिए गए स्टेट द्वारा, तो भी आप इसमें परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर वो फुल्ली प्राइवेट या फिर फुल्ली अदर पीपल की है तो आप उसमें फॉलो कर सकते हो, लेकिन किसी के फंडामेंटल राइट्स ब्रीच ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए। तो ये थी हमारी आज की क्लास फंडामेंटल राइट्स की पार्ट 4 यानी कि चौथी क्लास। तो अभी हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।